ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 4 म्यूचुअल फंड्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ और गहराई, कुछ और नॉलेज और कुछ थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मैजिक। और दोस्तों म्यूचुअल फंड का टॉपिक आज हम काफी हद तक आगे तक ले जाएंगे। बेटे आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। मैंने अभी तक आई हैव टेकन 3 लेक्चर्स इन दिस म्यूचुअल फंड, lecture 1, lecture 2, lecture 3, and I have discussed what are the necessity of this, what is the meaning of this, who are the pillars of structure of mutual fund. So today I will be starting with 3 new concepts in regard to mutual fund. So before I start with, I request you that please sit in this style, this style I have prepared for you. You have to, आपको अपनी चेयर और टेबल में बैठ के पढ़ना है, आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखनी है, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सरस्वती की देवी ज्यादा आपके पास आएंगी। लेक्चर नंबर 4 मैं स्टार्ट करने वाला हूं और बेटे मैंने लिख दिया नाम म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में आज का ये जो लेक्चर है, मैं इस लेक्चर का नाम रखता हूं लेक्चर नंबर 4। दोस्तों ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, करने को तो मैं एक साथ ही 2-3 घंटे की क्लास ले सकता था, कंप्लीट भी हो जाता, लेकिन बेटे मैंने कंप्लीट करने के लिए थोड़ी आपसे प्यार किया है। मैं चाहता हूं कि आपको A to Z सारे कंसेप्ट, सारी बातें धीरे धीरे बताऊं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बेटे मैंने अभी तक आपको स्पॉन्सर्स, स्ट्रक्चर, स्टैच्यूज, इंट्रोडक्शन, आज कुछ और बताएंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। बेटे मैं आज 2-3 कंसेप्ट नए बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू सम न्यू 3-4 कंसेप्ट्स। और यकीन मानिए ये पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्यूचुअल फंड। पहला क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है बेटे, पता ही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मेरे को लगता है 6th या 7th लेक्चर से मैं प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दूंगा। तो प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें और जल्दी से लिखें बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आज के इस लेक्चर में बेटे मैं 3 नई बातें आपको बताने वाला हूं। वैसे तो ये लास्ट क्लास में भी बता सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अलग अलग सेपरेट छोटे छोटे लेक्चर्स बताने चाहिए जिससे आपको ज्यादा समझ आए। बेटे आज मैं पहली बात एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड बताऊंगा। दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। व्हेन आई से एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, तो बेटे मैं कहता हूं उसका नाम है कंसेप्ट नंबर 12। So I will be discussing with 3 concepts. Concept 12, advantages of mutual fund. Concept 13, what are the costs related with mutual fund. आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे चलता है, उसके खर्चे क्या हैं, उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस क्या हैं, क्या क्या खर्च होता होगा। और लास्ट में मैं बेटे यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। वो 14 अक्षर, वो 14 वर्ड्स हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटे मैं कंसेप्ट 12, कंसेप्ट 13, कंसेप्ट 14, ये 3 कंसेप्ट की बातें करने वाला हूं। तो जल्दी से आप पहले तो कंसेप्ट नंबर 12 अपने रजिस्टर में लिख दें। बेटे मैं एडवांटेजेस की बात करूंगा और मैं विकिपीडिया में सबसे पहले चला जाऊंगा। और एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बेटे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड है क्या, व्हाई यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द पॉजिटिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटे किसी भी चीज के पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी होते हैं। हम पहले पॉजिटिव्स को डिस्कस करेंगे, हम पहले प्लस साइड को डिस्कस करेंगे। बेटे एडवांटेजेस में मैं ये कह सकता हूं कि आपको ह्यूज बेनिफिट्स मिल सकते हैं इफ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड। तो देखते हैं जरा विकिपीडिया की नजर से, इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी डाइवर्सिफिकेशन, आपकी जो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तो शायद उतनी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती। इट मींस इफ यू वुड हैव डायरेक्टली इन्वेस्टेड इन अ स्टॉक, it may be possible that diversification benefit may not be achieved, but if you are investing through mutual fund, diversification means I am not investing in a single basket, I am investing in different baskets. मैं एक ही बास्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अलग अलग बास्केट्स में जाकर अलग अलग इन्वेस्ट कर रहा हूं। और बेटे एक कहावत बड़ी मशहूर है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। अभी मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा, सारे अंडे एक ही बास्केट में मत रखो।
जैसे आपको कहीं जाना है और आप एक ही पॉकेट में सारे पैसे रख लेते, जैसे दिल्ली से आगरा जाना और आप बस से जाएंगे और बस में बड़ी भीड़ है, आपको पता है कि बस में जेब कतरे हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, और आप एक ही पॉकेट में सारे पैसे रख लेंगे, तो बेटे चोरी हो गए तो सारे ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, चोर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और आपको आगरा जाना भी है, तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसे यहाँ रखेंगे, कुछ पैसे यहाँ रखेंगे, कुछ पैसे सीक्रेट पॉकेट में रखेंगे, कुछ सॉक्स के अंदर रख लेंगे, कुछ कपड़ों के अंदर। आपको खुद नहीं पता होगा कहाँ पर पैसे रखें, वो तो आगरा जब पहुंचेंगे, होटल में कपड़े वपड़े खोलेंगे, तो आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ भी पैसे रखे थे, यहाँ भी रखे थे। इसका मतलब आपने अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर दिया। इसी तरह से बेटे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इफ यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट बेनिफिट you will enjoy, that is named as diversification. Diversification is a very beautiful benefit which I can avail by investing my small funds, by my small savings, and I can enjoy that diversification. अब बेटे से बेनिफिट क्या होता है, एक बच्चे ने पूछा। बेटे आप मुझे मुझे एक चीज बताइए कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूँ, मैं अगर खाली वीडियो लेक्चर ही लूँ और इसमें भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, तो बेटे ऐसा तो हो सकता है ना कि एक सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस ही चेंज हो गया, तो बेटे मैं तो मारा ही जाऊंगा। तो मैं अपना रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, मैं सीएफए के लेक्चर्स भी लूंगा, मैं वो भी पढ़ाऊंगा, मैं एसी से लंदन पढ़ाऊंगा, मैं सीएस पढ़ाऊंगा, मैं सीएस में प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, मैं 11th 12th भी लूंगा। तो बेटे इससे क्या होगा, सभी क्लासेस का एक साथ सिलेबस कभी चेंज नहीं होने वाला, तो मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। आप बात समझ पा रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो पहला बेनिफिट विच आई विल बी एंजॉयिंग बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज डाइवर्सिफिकेशन। तो बेटे वही विकिपीडिया ने लिखा है। दूसरा दूसरा बेटे बेटे डेली लिक्विडिटी, ये देखिए क्या लिखा है, लिक्विडिटी। आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। इफ इट इज अ ओपन एंडेड स्कीम, आई कैन डायरेक्टली गो टू अ म्यूचुअल फंड, आई कैन डायरेक्टली सेल माय यूनिट्स एट द करंट ऑन द बेसिस ऑफ एनएवी, जो भी करंट नेट एसेट वैल्यू चल रही है। और बेटे अगर क्लोज एंडेड फंड है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसको सेल परचेज कर सकता हूँ, आई कैन बाय, आई कैन सेल, and hence I can become richer. Liquidity is the most important criteria. बेटे कुछ फंड्स को छोड़ दें, वैसे 90% केसेस में देयर इज अ वेरी ह्यूज लिक्विडिटी इन म्यूचुअल फंड्स। सो सेकंड बेनिफिट इज लिक्विडिटी। बेटे एक्सपर्ट नॉलेज मिलती है। जो थर्ड बेनिफिट लिखा है विकिपीडिया ने, प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बेटे मैं इस समय ऑनलाइन हूँ, विकिपीडिया में हूँ, और मैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स बता रहा हूँ। एक बच्चा कहता सर आज आपने कोई स्लाइड्स नहीं लिखी, लिखिए बेटे, अभी बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो विकिपीडिया भी वही कहता है। बेटे आप मुझे बताओ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था दैट स्पॉन्सर विल अपॉइंट अ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड इन दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी वी हैव huge knowledgeable professionals. We will be having CEO, I will be having CIO, Chief Investment Officer, and that person, you know, I have shown you that Mr. Tripathi in case of Reliance Mutual Fund, that CIO will be responsible for investing your funds, and that person is knowledgeable because that person is supported by research team। बेटे उसके पीछे रिसर्च टीम बैठी है। आपको क्या लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं खाली मोदी जी कर रहे हैं? नहीं बेटे, मोदी जी के पीछे एक रिसर्च टीम है, वो पॉलिसीज देखती है, वो दुनिया को देखती है, उसके बाद कुछ पॉलिसीज को डिसाइड करती है और वो मोदी जी के सामने रखती है, और मोदी जी उसमें से कुछ डिसाइड करके बताते हैं। ऑन द सेम बेसिस मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ कि इफ यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी, you may or you may not have that adequate knowledge। बेटा लेक्चर 1 में आपने देखा था कि मैंने कहा था व्हाई देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, because I don't have that much time, I don't have that much caliber, I don't have that much skill, I don't have that much knowledge, I cannot do fundamental analysis, I cannot do technical analysis because it will take huge time, ये मेरा समय ले लेंगे। तो मैं एक दूसरे रूट के थ्रू जाता हूँ, मैं डायरेक्टली गुलाब जामुन नहीं खा रहा, मैं गुलाब जामुन किसी से मंगवा रहा हूँ। हाँ वो बात अलग है कि वो गुलाब जामुन मेरे को देने से पहले थोड़ा सा खुद खा जाएगा। हाँ बेटे, एमसी वाले कुछ हमारे से लोड लेंगे, कुछ खर्चे होंगे उनके, कुछ वो खर्च हमारे से एक्सपेंसेस बियर कराएंगे, ठीक है, फिर भी 90% तो मुझे बेटा गुलाब जामुन मिला।
जरूरी नहीं है कि मैं डायरेक्टली अगर गुलाब जामुन लेने जाता तो मुझे सही मिलता या मैं खा पाता, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्ट करना हैज ह्यूज रिस्क। तो दोस्तों मैं इस समय आपके सामने खड़ा हूं, भूपेश आनंद, और मैं ये चाहता हूं कि आज आप कंसेप्ट नंबर 12 में आ जाएं और हेडिंग लिखें अपने रजिस्टर में, advantages of mutual fund. It means what are the positives if I go through a route of mutual fund. बेटा सबसे पहला बेनिफिट मैंने लिखा professional and expert management, because I will be getting the tips, because my chief investment officer will be investing on the basis of research team, that where to invest, when to invest, how much to invest, when to sell. If any security is not giving a particular return, I will sell it. So that type of knowledge, that type of expert report which I will be getting, that can only be possible through investing with mutual fund. So please write down मेरे दोस्तों, पहला लिखिए expert management। बेटे मैंने एक घड़ा बनाया, इस घड़े में मैंने लिखा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, एक सीएफए है, एक सीटीए है, एक एक्सपर्ट है। इन्वेस्टर्स अवेल सर्विसेज ऑफ skilled professionals. Investors in mutual fund avail services of skilled professionals who are backed by, बेटे वो जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उसके पीछे टेक्निकल एनालिस्ट बैठे, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बैठे, उसके पीछे फंडामेंटल एनालिस्ट बैठे, कंपनी एनालिस्ट बैठे हैं, सेक्टर स्पेशलिस्ट बैठे हैं, वो सब मुझे एनालाइज करके मेरी को रिसर्च में एक रिपोर्ट देंगे एंड आई विल डायरेक्टली इन्वेस्ट। इट मींस इट कैन नॉट बी पॉसिबल इफ आई गो इन डायरेक्ट रूट अदर देन म्यूचुअल फंड। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? सो द फर्स्ट बेनिफिट इज, so the first benefit is investors avail services of skilled professionals who are backed by dedicated team। बेटे सेकंड बेनिफिट मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, उसका नाम है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है मैं एक ही पॉकेट में अपने एग्स ना रखूं, मैं अलग अलग रखूं, मैं एक ही जगह इन्वेस्ट ना करूं। आई विल इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज हैविंग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन दीज टू। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटे, अगर एक सिक्योरिटी और दूसरी सिक्योरिटी का आपस में रिलेशनशिप नहीं है तो फिर क्या होगा, अगर एक सिक्योरिटी बढ़ेगी तो दूसरी गिरेगी, एक गिरेगी तो पहली बढ़ेगी। इसका मतलब आई विल बी एट अ सेफर पोजीशन, दैट इज नेम्ड एट डाइवर्सिफिकेशन। सपोजिंगली मैंने एक शेयर ले लिया पोलो टायर्स का, फिर मैंने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया एमआरएफ टायर्स, फिर मैंने डनलप टायर्स, फिर मैंने सीएट टायर्स, और बेटे टायर की कंपनी टायर सेक्टर ही डूब गया तो बेटे मैं ही डूब जाऊंगा। But if I invest through mutual fund, they directly go in different sectors, different industry, different economy as per the investment objective. So second benefit is diversification. Mutual funds invest in a number of companies across a broad cross section of industries and sectors. Automobile sector, FMCG sector, hotel sector, oil sector, steel sector, FMCG sector. I will invest in different sectors. So my risk is minimized. So that is my second benefit which I will be getting by investing through mutual funds. Third benefit, मेरे बेटा मैंने एक लिखा, डू नॉट पुट, आप भी लिखें, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत रखिए, क्योंकि बिल्ली आएगी, रात को बिल्ली आएगी और आप सो जाएंगे, और जब बिल्ली आएगी और झपट्टा मारेगी बेटे उस बास्केट में तो सारे ही अंडे टूट जाएंगे। आप क्या करें, थोड़े से अंडे इस बास्केट में, थोड़े से इसमें, थोड़े से इसमें, थोड़े से इसमें। बेटे इसके पीछे मैंने हार्वर्ड, मैंने बड़ा जबरदस्त एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक बड़ी अच्छी थ्योरी कराई है, और उसका नाम है हैरी मार्कोविस। हैरी मार्कोविस बहुत छोटा था, अपनी दादी जी से पूछता था कि दादी ये रोज आप, इंग्लैंड में रहता था बेटे हैरी मार्कोविस, और उसकी दादी अंडों का काम करती थी, मुर्गी के अंडे बेचती थी, रोज रात को मुर्गी के अंडे वो अलग अलग बास्केट में रख देती थी। एक दिन हैरी मार्कोविस ने पूछा, दादी ये क्या कर रहे हो? तो दादी ने डाइवर्सिफिकेशन का एग्जांपल दिया, ये कहा कि बिल्ली एक बास्केट को तोड़ेगी बेटे, बाकी तो बच जाएगी। चलिए, तो मैं दो बेनिफिट बता चुका हूं बेटे। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है एक्सपर्ट कमेंट, एक्सपर्ट की नॉलेज का यूज करेंगे बेटे, डाइवर्सिफिकेशन होगा। तीसरा,
कन्वीनियंट है बेटे, कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, पेपरलेस वर्क है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एमफी आप डायरेक्टली देख सकते हैं कितनी एनएवी है, कितने एसेट्स हैं, कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्कीम्स क्या हैं। बेटे बेटे आराम से सब काम हो सकता है विदाउट एनी हैसल। कोई बेटा हेरा फेरी के चांसेस नहीं है। आप ही के बैंक अकाउंट में जाकर क्रेडिट होगा पैसा, आप ही के बैंक अकाउंट से निकलेगा, केवाईसी होगी, नो योर कस्टमर, सो एवरीथिंग इज वेरी properly administered. So it is convenient administration. Investing in mutual fund reduces the paperwork and helps to avoid many problems like delayed payments, fall off with brokers, etc. बट मैं नेक्स्ट में आ गया लिक्विडिटी। मैंने अभी भी बताया कि ड्यू टू सम इमरजेंट रीजंस ऐसा हो सकता है कि आपको म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पड़ जाएं। बेटे दो तरह की स्कीम्स होती है, मैंने बताया था, एक होती है ओपन एंडेड और दूसरी होती है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में तो डायरेक्टली फंड मैनेजर के पास जाकर डायरेक्टली वहीं से एग्जिस्टिंग एनएवी के बेसिस पे और जो लोड है उसके बेसिस पे आप अपने यूनिट्स को सेल कर सकते हो। बट इन केस ऑफ क्लोज एंडेड बेटे आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में जाकर रेगुलरिटी में सेल हो रहे बेटे यूनिट्स, यू कैन डायरेक्टली सेल एंड यू कैन डायरेक्टली बाय from stock exchange. So this is my fourth benefit. First benefit is expert knowledge, second benefit is diversification, third is well and convenient administration, fourth benefit is liquidity. बेटे fifth benefit, बेटे fourth को लिख लो, पहले लिख लो। एक बच्चा कहता है सर आपने नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ बेटे लिखा, मैं दिखा रहा हूँ। बेटे लिखा है, बेटे मैंने लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बेटे आप निकाले मेरी बुक का, क्वेश्चन नंबर 5 निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 निकाले बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड। बेटे मैंने अपनी बुक को कंसेप्ट्स में और क्वेश्चन आंसर में डिवाइड किया है। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल फंड, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेटे मैंने एडवांटेजेस नीचे लिखी हैं, टेबल फॉर्म में लिखी है। तो फिर वो कहता है बच्चा फिर लिखने की क्या जरूरत है। बेटे जहां पर जो लिखा है और जो मैं लिखवा रहा हूं बेटे टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट इन द सेंस लैंग्वेज डिफरेंट है, कंसेप्ट सेम है, लेकिन मैं जो लिखवा रहा हूँ बड़ी इजी लैंग्वेज है, इसमें भी इजी है, बट मैंने जान के स्लाइड्स आपको डिफरेंट लैंग्वेज पे बनाई सो दैट आपको मैं फोर्स कर दूं इनडायरेक्टली कि आपको स्लाइड्स भी लिखनी है। और कहते हैं जब हम लिखते हैं तो ज्यादा समझ आता है। आइए 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 मेरे बेटे, आइए लिक्विडिटी में के बाद मैं आ गया जी। लिक्विडिटी में मैंने एक तो ओपन एंडेड स्कीम के बारे में बताया और एक बेटे क्लोज एंडेड स्कीम के बारे में बताया। बेटे दो स्कीम्स हैं, एक ओपन एंडेड एक क्लोज एंडेड। इन केस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम I can directly sell the units to AMC, but in case of close ended I can directly go in the stock exchange. It means whether it is open ended or it is a close ended I will enjoy liquidity। ठीक है जी, आगे आ जाइए। फिफ्थ बेनिफिट लो कॉस्ट है। बेटे इतनी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है और कुछ ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैन अकाउंट नंबर होना चाहिए और चेक होना चाहिए। आई कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट और बेटे लो कॉस्ट होगी। तो लिख ले बेनिफिट, म्यूचुअल फंड इज लेस एक्सपेंसिव। अगर मैं डायरेक्टली उस कंपनी के शेयर्स लेता हूं और मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू लेता हूं तो बेटे म्यूचुअल फंड के थ्रू जब मैं लेता हूं तो लो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। तो लो कॉस्ट टू इन्वेस्ट एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हेंस वी आर डिस्कसिंग द बेनिफिट्स। बेटे वेल रेगुलेटेड, आपको पता है म्यूचुअल फंड के लिए सेबी बड़े बड़े पापा ने दो तरह की रेगुलेशंस निकाली है। एक तो म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस है, एक एलओडीआर है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इट मींस एनी म्यूचुअल फंड इज शुड बी रजिस्टर्ड विद सेबी। और बेटे इसकी अलग से एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। और बेटा दो तरह की रेगुलेशन सेबी ने जो निकाली है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब हमने अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड की ऑर्गेनाइजेशन को बांध के रखा है, क्योंकि बेटे पब्लिक के पैसे हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, हमें पब्लिक का विश्वास नहीं तोड़ना। इसलिए सेबी हैज प्रिपेयर्ड टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस व्हिच आर रेलेवेंट विद म्यूचुअल फंड। सो प्लीज राइट ऑन 6 पॉइंट, वेल रेगुलेटेड। अगर मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूं तो इट इज नॉट वेल रेगुलेटेड। मैं अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू करता हूं तो म्यूचुअल फंड्स आर वेल रेगुलेटेड। ऑल म्यूचुअल फंड्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी and function as per regulations designed to protect investors। बेटे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी है,
रिलायंस है, इन सभी में बेटे सभी ऑल आर रेगुलेटेड विद सेबी, all are registered with SEBI, and if you are registered with SEBI, बेटे बड़े पापा ने रूल्स निकाल दिए, रेगुलेशंस बना दिए कि ये करना है, ये नहीं करना, ये खाएं या ना खाएं, ये ऐसा करें ऐसा ना करें। तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स का फंड प्रोटेक्टेड है। ठीक है जी। नेक्स्ट बेनिफिट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप जब मर्जी जो मर्जी स्कीम से शिफ्ट भी कर सकते हैं। यू कैन शिफ्ट फ्रॉम इनकम स्कीम टू ग्रोथ स्कीम, फ्रॉम ग्रोथ टू टैक्स सेविंग स्कीम। इट मींस फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर। तो लिखे इन्वेस्टर कैन सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट और विड्रॉ द मनी एज पर हिज ओन फ्लेक्सिबल प्लान्स। देयर इज नो फिक्स्ड रूल। बेटे ये कितना अच्छा है, आप ये बताएं। लिख रहे हैं बेटे, एक बच्चे ने लिखना छोड़ दिया, उसको मुंह पे थप्पड़ मारूंगा मैं। लिख लो बेटा, 7 पॉइंट लिख लो। बेनिफिट्स कर रहे हैं बेटे, यकीन मानिए अगर आप लिख लेंगे तो आधे से ज्यादा काम हो भी गया आपका। फिर आपको जो मेरे एग्जांपल्स हैं जल्दी समझ आएंगे और इजीली काम हो सकता है। आप बात समझ रहे हैं। इन्वेस्टर कैन सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट और विड्रॉ फंड्स अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड कन्वीनियंस। ठीक है जी, ठीक है। लास्ट बेनिफिट बेटे, बेनिफिट तो ऐसे लिस्ट बन सकती है, लेकिन मैंने 8 बेनिफिट्स आपके सामने लिखे हैं। ट्रांसपेरेंसी बेटे, moneycontrol.com से मैंने आपको दिखाया एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। एनएवी क्या है, कहां पे इन्वेस्ट किया है, स्कीम क्या है, कितना लोड ले रहे हैं, कौन सा एएमसी है, कौन सीआईओ है, कौन सीईओ है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, यू नो, नथिंग इज हाइडिंग, यू नो। तो इसका मतलब जब एक चीज ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है तो मेरा विश्वास, मेरा ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट लास्ट बेनिफिट में लिख रहा हूं ट्रांसपेरेंसी। बेटे पहला बेनिफिट आपको बताया एक्सपर्ट था, एक्सपर्ट नॉलेज था, डाइवर्सिफिकेशन था, फिर मैंने कहा कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन था, फिर लो कॉस्ट थी, फिर लिक्विडिटी थी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब बेटे मैं डिस्कस कर रहा हूं ट्रांसपेरेंसी। लिखें इन्वेस्टर्स गेट रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट। बेटा रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, कितने पैसे इस म्यूचुअल फंड की स्कीम ने कहां पे इन्वेस्ट किए, ऑफशोर कितने किए, इंडिया में कितने किए। ठीक है जी। अमाउंट इन्वेस्टेड इन ईच क्लास ऑफ एसेट्स एंड अबाउट फंड मैनेजर स्ट्रेटेजी। इसका मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने वाला है, बेटे इसके बारे में भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हेंस म्यूचुअल फंड्स आर more transparent as compared to other investments. So these are the advantages if I invest through mutual fund. तो बेटे मैं नेक्स्ट में आ रहा हूं, मैं नेक्स्ट में आ गया बेटे, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ गया और मैं अब बताने जा रहा हूं बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 13, कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। कि बेटे अगर हम एक म्यूचुअल फंड चलाते हैं तो व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। आप सोचिए कि म्यूचुअल फंड कोई टायर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, कोई गाड़ियां नहीं बना रहा, कोई सीमेंट नहीं बना रहा। म्यूचुअल फंड में कौन लोग होंगे बेटे, एक तो मैंने कहा एक तो एएमसी होगी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, उसमें प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, उसमें कोई स्टाफ होगा, उसमें कोई लोअर स्टाफ होगा, एक बिल्डिंग होगी, अगर किराया होगा तो हमें किराया देना पड़ेगा, नेट के पैसे होंगे, ऑडिट फीस होगी, बेटे कुछ फीस सेबी को देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आई कैन डिवाइड द कॉस्ट ऑफ अ म्यूचुअल फंड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो ऑपरेट करने के लिए कि भाई हम इस धंधे को ऑपरेट कर रहे हैं, तो बेटे ऑपरेशन की कॉस्ट होगी, ऑपरेशन एक्सपेंसेस होंगे, और एक होगी सेल्स एक्सपेंसेस, हमें अपनी स्कीम्स को प्रमोट करना है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी न्यूज़पेपर में, बेटे टीवी में आती रहती हैं, एचडीएफसी की, एसबीआई की, एक्सिस की, अलग अलग फंड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो बेटे दैट कॉस्ट, सेल्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो बेटे मैं ये कहता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट, आप प्लीज अपना रजिस्टर खोल लें। मैंने इसको अपनी बुक में नहीं लिखा कॉस्ट को, तो इसलिए आपको लिखना जरूरी है। कंसेप्ट नंबर 13, कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। मैं अगर मोटा मोटी डिवाइड करूं तो बेटे कॉस्ट को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, एक तो है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और बेटे दूसरी है सेल्स कॉस्ट, सेल्स चार्जेस। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हुई, एज अ नेम इंडिकेट्स, इफ आई वांट टू ऑपरेट अ म्यूचुअल फंड, अगर मुझे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करना है, चलाना है, तो उसको चलाने के क्या क्या खर्चे आएंगे बेटे, जैसे ऑडिट फीस, एग्जांपल्स लिखें, एडवाइजरी फीस, कई बार हम परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रखते
इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को, तो उनको एडवाइजरी फीस देनी पड़ती है क्योंकि वी आर गेटिंग द एडवाइस फ्रॉम देम। और अगर परमानेंट रख लिया तो बेटे सैलरी देनी पड़ेगी, ऑडिट फीस हो गया, कस्टोडियन को पैसे देने पड़ेंगे, ट्रांसफर एजेंट को पैसे देने पड़ेंगे, जो मार्केट इंटरमीडिएट्स है जो हमने अपॉइंट किए उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो बेटे एग्जांपल लिख लें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला है ऑडिट फीस, दूसरा है एडवाइजरी फीस पेड टू इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, बेटे तीसरा है कस्टोडियल फीस, ट्रांसफर एजेंट फीस, ट्रस्टी फीस, सैलरीज, agents commission. It means the cost which is related with operation of a mutual fund. बेटे यहाँ कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई लेबर कॉस्ट नहीं है, हम यहाँ पर सैलरीज देंगे, हम यहाँ पर मार्केट इंटरमीडिएट्स की सर्विसेज की कॉस्ट देंगे, कस्टोडियन के पैसे देंगे, ट्रांसफर एजेंट के पैसे देंगे, ऑडिट फीस देंगे, सेबी की कोई फीस होगी तो वो देंगे, बस बेटे यही कॉस्ट है, इसको हम कहते हैं दीज आर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आप लिख लें एक्सपेंस रेशियो। बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कॉस्ट रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड को रोमन 1 में लिखा। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और दूसरी कैटेगरी है सेल्स चार्जेस। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट। उसके बाद मैंने लिखा सेकंड में, बेटे सेकंड में फॉलोइंग कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको समझाने के लिए कि एक म्यूचुअल फंड के क्या क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बेटे फिर मैंने लिखा थर्ड मैंने लिखा बेटे आपको जब पता चल गया कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो बेटे हम एक रेशियो भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखा था रेशियो, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स। तो रेशियो मींस आई कैन कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंसेस एंड द नेट एसेट्स मैनेज्ड बाय दैट, तो दैट इज नेम्ड एज एक्सपेंसेस रेशियो। तो बेटे एक्सपेंस रेशियो को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट एसेट्स इनटू 100। फोर्थ पॉइंट में मैं आ गया बेटे, अब ये जो एक्सपेंसेस है ना लिमिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारी सेबी की जो रेगुलेशंस है वो हमें बताती हैं कि भाई इस स्कीम में इससे ज्यादा खर्चे आप नहीं कर सकते। अगर आपने ज्यादा खर्चे किए तो बेटे एएमसी को, ट्रस्टी को या स्पॉन्सर को खुद अपनी पॉकेट से भरने पड़ेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो तो खड़ा हो गया, उसने कहा अच्छा ये भी होता है, हाँ बेटे तो रोमन 4 में लिखो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्कीम, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्कीम एंड द नेट एसेट्स। बेटे स्कीम और नेट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर डिटरमाइंड विदिन लिमिट्स specified in SEBI mutual fund regulations. But operating expenses are determined within limits as per SEBI mutual fund regulations. And if, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंडिचर विच इज इन एक्सेस ऑफ। बेटे मैंने बुक में नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा, आप प्लीज ज्यादा चालाक ना बने, आप प्लीज लिख लें एक्सपेंडिचर विच आर विद इन दैट लिमिट देन इट इज ओके, बट इफ दोज expenses ratio, that expense which is incurred by that mutual fund is more than the specified as per regulations, then I will say that expense, the additional part will not be beared by mutual fund, rather it will be beared by sponsor or AMC or trustee. तो यही बात लिखिए बेटे, expenses which is in excess of specified limits shall be borne by asset management company, trustee or sponsor. अब मैं आ गया जी लास्ट कंसेप्ट में, आज के लास्ट कंसेप्ट में। बेटे मैंने 2 कंसेप्ट बता दिए, मैंने आज 3 कंसेप्ट बताने हैं। बेटे पहला कंसेप्ट था एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 12। फिर मैंने कहा कॉस्ट रिलेटेड विद म्यूचुअल फंड, कंसेप्ट नंबर 13। अब मैं कंसेप्ट नंबर 14 कराने जा रहा हूं। बेटा रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड। आपको पता है कि आज आप अपने रूम में बैठे हैं, वहां पे भी रिस्क है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकता है। बेटे अनसर्टिनिटी, आप पेपर देते हैं तो आपको रिस्क है। इस दुनिया में हर चीज का रिस्क है। आप सड़क पे जाते हैं तो रिस्क है, बस में चढ़ते हैं तो रिस्क है। क्या पता उस बस ड्राइवर ने रात को शराब पी के रखी हो तो आपको क्या पता टक्कर मार दे। बेटे क्या पता आप खुद कार ठीक चला रहे हो लेकिन सामने वाला ठीक नहीं चला रहा। बेटे ये दुनिया में अनसर्टिनिटी है। तो मैं अब आपसे ये कहने जा रहा हूं कि क्या म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या अनसर्टिनिटी है? हाँ है। बेटे आपने कभी ध्यान से एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं ना, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप थोड़ा सा ध्यान से बातों को देखा करें, तब आपको पता चलेगा
कि क्या सच में ही रिस्क है या नहीं है। आइए देखते हैं। क्या आपने एक महान व्यक्ति का नाम सुना हो जिनका नाम है हलन केरी? बेटे YouTube से मैंने एडवर्टाइजमेंट ली है, मैंने कुछ नहीं किया। YouTube से HDFC की आपको मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ रिस्क को एक्सप्लेन करने के लिए। Why are mutual funds subject to market risk? इस म्यूचुअल फंड की हेडिंग है। नमस्कार बेटे HDFC म्यूचुअल फंड की एड है। आपका एहतराम, हार्दिक इस्तकबाल। अद्भुत, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता है ऐसा देख के, बहुत कम मंजर मैंने ऐसा देख। ईश्वर ने सिक्योरिटी या सेफ्टी नाम की चीज दुनिया में पहले नहीं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जिसने इस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की हो, वो क्या कहता है कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाई है और ईश्वर ने सिक्योरिटी या सेफ्टी नाम की चीज दुनिया में पहले नहीं। ईश्वर ने इस दुनिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी नाम की चीज कहीं नहीं रखी है। इसका मतलब जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्वड इन दैट। कहने का मतलब यह है कि गारंटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी जो खुदा नहीं बनाया, जो ईश्वर ने नहीं बनाया, वो इंसान कैसे दे सकता है? और वही हम ढूंढते हैं, वही हम समझने की कोशिश करते हैं। और वो एक खूबसूरत बात कहती है कि आप जितना ज्यादा सेफ्टी को पाओगे उतना रिस्क आपका बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों ये सही है कि the desire for security, stability and safety not wrong। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जीवन सेफ रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायित्व रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर जो खतरे न हो, तो ये गलत नहीं है। पर दोस्तों ये रियल नहीं है। आप ये बात समझ रहे हैं? सुनना जरा ध्यान से। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में कभी भी कुछ कष्ट नहीं आए, मेरे जीवन में कभी परेशानी नहीं आए, मेरा जीवन सेफ रहे। ये चाहना, इसकी इच्छा रखना गलत नहीं है, पर ये दुनिया में है नहीं। ये दुनिया में है नहीं। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू इनकर द रिस्क, यू हैव टू फेस द रिस्क। और बेटे मैं आज उसी रिस्क की बात करने वाला हूं कि व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क व्हिच आर देयर इन इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड। देखिए, एक बार देखिए। हर फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया। जब SBI म्यूचुअल फंड हो तो फिक्र किस बात की? म्यूचुअल फंड। अब देखिए, उन्होंने कहा जब SBI म्यूचुअल फंड हो तो फिक्र किस बात की, लेकिन लास्ट में देखिए क्या लिखा है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। इसका मतलब आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क इन्वॉल्व हैं। नो डाउट मैंने म्यूचुअल फंड के बड़े सारे बेनिफिट्स आपको बताए, बट स्टिल देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व इन अ म्यूचुअल फंड। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपको यही बताने जा रहा हूं कि ऐसे कौन से रिस्क है जो हमें ध्यान देने हैं। बेटे मैंने उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पे लिखा है, कंसेप्ट नंबर 14। आप प्लीज रजिस्टर में जरूर लिखना, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना। रिस्क इन्वॉल्व इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड। Risk involved in relation to mutual fund. Mutual funds are subject. Mutual funds are subject. Mutual funds are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully. Please read all security-related documents carefully. इसका मतलब हम ये कहें कि रिस्क नहीं है, बेटे ये कहना गलत है। वो भी HDFC वाला भी बंदा भी यही बोल रहा था, आज मैं भी यही कह रहा हूं। आपको क्या लगता है, इफ आई इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड? बेटे एक्सपोर्ट मैनेजमेंट तो मिल रही है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो रही है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा फंड, हमारे पैसे बेटे 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 फंड मैनेजर के ऊपर की डिसीजन के ऊपर रिलेट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और क्या पता फंड मैनेजर ने गलत डिसीजन ले लिया हो। बेटे अगर गलत डिसीजन ले लेगा तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। इसका मतलब हमें वो रिटर्न नहीं आ सकता जो आना चाहिए था, या जितना होना चाहिए था। That return cannot be expected. It means there are different types of risk involved in that. तो आज
हम पहले उन्हीं रिस्क की बातें कर रहे हैं, हम उन रिस्क को डिस्कस करेंगे बेटे। तो दोस्तों, these are the risks involved in a mutual fund। बेटे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि what are the risks involved in relation to mutual funds। So these are the 14 words which are very important। Mutual funds are subject to market risk। Please read all scheme related documents carefully। मैंने आपको अभी YouTube के दोनों वीडियोस भी दिखाए और उसके लास्ट में भी ये बताया कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई रिस्क नहीं है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। तो हाउ a mutual fund investment can be certain, there is uncertainty involved in that। So today अभी हम उनके रिस्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटे पहला रिस्क लिखिए एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन। नो डाउट डाइवर्सिफिकेशन इज गुड, बट बेटे एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन कई बार it is a negative impact, it gives a negative impact। For example, I am doing online lectures also, I am teaching face to face also, I have one more restaurant also, and I am involved in share business also। तो बेटे मैंने अपने आप को डाइवर्सिफाई तो कर दिया, मैं वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं फेस टू फेस के लेक्चर्स भी ले रहा हूं और वीडियो लेक्चर्स अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद मेरा शेयर का बिजनेस भी है, मेरा एक रेस्टोरेंट भी है। तो बेटे मैं इन चारों को कैसे मैनेज कर पाऊंगा, पता चलेगा न घर का न घाट का। बेटे ज्यादा डाइवर्सिफाई करना can be a negative impact also। So please write down the risk involved in investment of mutual fund। First is excessive diversification। एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन, और इसमें मैंने आपको अपनी केस स्टडी बताई कि आई एम डूइंग वीडियो लेक्चर्स, आई एम डूइंग फेस टू फेस, आई एम रनिंग अ रेस्टोरेंट एंड आई एम आल्सो रनिंग अ स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस। सो ऑल दीज आर नो डाउट इट हेल्प्स मी इन डाइवर्सिफाइंग, बट excess diversification is also not good। Second, बेटे 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 टू मच कंसंट्रेशन ऑन ब्लू चिप सिक्योरिटीज। आपको मालूम है ब्लू चिप सिक्योरिटीज क्या होती है बेटे? आपको मालूम है व्हाट आई मीन बाय ब्लू चिप सिक्योरिटीज? सो लेट मी गूगल इट एंड लेट मी फाइंड आउट ब्लू चिप सिक्योरिटीज। ब्लू चिप सिक्योरिटीज बेटा ये आ गया ब्लू चिप। ब्लू चिप स्टॉक्स आर शेयर्स ऑफ वेरी लार्ज एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज। अब होगा क्या कि जो म्यूचुअल फंड का जो एएमसी है, उसका जो फंड मैनेजर है, वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करेगा ब्लू चिप कंपनीज में। ऐसी कंपनीज जो बहुत बड़ी बड़ी बिग कंपनीज हैं, जिनकी टर्नओवर 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ प्लस है, और बेटे वो वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, फॉर एग्जांपल अपोलो टायर, फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी। अब बेटे ऑल दीज कंपनीज आर ब्लू चिप एंड बिग कंपनीज, दे आर बिग ब्रांड्स। अब बिकॉज दे हैव ऑलरेडी एक्सपेंडेड टू द हाईएस्ट एक्सटेंट, तो ज्यादा एक्सपैंड होना इनके लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक लेवल के बाद एक्सपैंड नहीं करेंगे। But the AMC, but the fund manager, but the chief investment officer, they put more emphasis on blue chip companies, so that can be a negative factor। Now what I mean by blue chip, list of blue chip stocks, let us see what is the list of blue chip stocks। बेटे हाउसिंग डेवलपमेंट, एचडीएफसी ब्लू चिप है, ठीक है जी। यहाँ देखिए टाटा कंसल्टेंसी इज अ ब्लू चिप, तो आप देखें एचडीएफसी बैंक इज अ ब्लू चिप, आईटीसी, इंफोसिस, हाउसिंग डेवलपमेंट, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टोब्रो, मारुति सुजुकी, एचसीएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन बैंक्स, एशियन पेंट्स, भारत पेट्रोलियम, बजाज ऑटो, लुपिन लिमिटेड, ऑल दीज कंपनीज आर ब्लू चिप, और उन्होंने मार्केट का एक शेयर अचीव कर लिया। अब बेटे इसके ज्यादा अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है। नाउ बिकॉज
the investment managers, because the AMC will invest in these companies, तो return उस level पे grow नहीं होगा as compared to if they would have invested in SMEs, small medium enterprises. मैं एग्जांपल देता हूँ सचिन तेंदुलकर का. बेटे आप मुझे बताओ कि सचिन तेंदुलकर वर्सेस विराट कोहली किस व्यक्ति को इंडियन क्रिकेट टीम में रखना चाहिए? No doubt Sachin is a very good player, but Sachin has already achieved that level. बेटे अगर हम ब्लड की बात करें तो न्यू ब्लड है विराट कोहली में, हॉट ब्लड है विराट कोहली में. सचिन तेंदुलकर ने ऑलरेडी वो काम कर लिया है. अब हम ज्यादा उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट अभी विराट कोहली ने करना है. तो मेरे हिसाब से वी शुड कीप विराट कोहली एज अ कैप्टन और एज अ टीम मेंबर of Indian cricket team as compared to Sachin Tendulkar. You are getting the point? So most of the AMC companies they will invest in. कहाँ पे invest करेंगी? Blue chip में, and hence that can be negative. So second risk is too much concentration on blue chip securities. And I have told you the case study of Sachin Tendulkar versus Virat Kohli, large cap versus mid cap. The third risk is high turnover. Because you know it is the real responsibility of the fund manager to get the return from that. And if fund manager is of the view that this stock is not good or this stock is good, then that fund manager will buy the good stock as per him and will sell the overvalued stock. So the point is there will be huge turnover, and when there is a huge turnover, my dear friends, transaction cost बढ़ जाएगी, brokerage cost बढ़ेगी, commission cost बढ़ेगी, tax cost बढ़ेगी, तो transaction cost will increase. So high turnover, as fund manager has to buy and has to sell frequently. Fund manager को ज़्यादातर frequently buy और sell करना है, which will increase transaction cost. So we are discussing the results. We are discussing the risks involved. We are discussing the risks involved in a mutual fund. So I have discussed, first risk I have discussed huge diversification. Second risk is huge investment or concentration on blue chip companies. Third is high turnover. Fourth is unresearched forecast. Sometimes it may be possible that we have not done good research. और बेटे कई बार तो गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाती है. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016. बेटे लीगल टेंडर खत्म हो गया उन करेंसीज का. किसको क्या पता था? तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनप्रेडिक्टेड एंड आई कैन नॉट प्रेडिक्ट to the maximum extent. So this can be a negative factor for or a risk for a mutual fund. And the last but not the least, but AMC, the captain is fund manager. The captain is fund manager and the whole team is AMC. But वो fund manager जब भी जीतता है, whenever there is a huge return, fund manager कहेगा it is due to my strategies. और जब रिजल्ट अच्छा नहीं होगा वो अपने कंधे पे कुछ भी नहीं रखेगा, वो कहेगा इट इज ड्यू टू मार्केट रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट. सो द पॉइंट इज देयर आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, but still we have to invest in mutual fund, because if I compare it with direct investment, mutual fund is still a very good investment. So today's lecture I have discussed advantages. मैंने आपको advantages बताई, मैंने आपको कॉस्ट बताई, मैंने आपको रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड बताया, और मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस बुक में, अपनी जो बुक है उसमें आ रहा हूँ, और उसमें मैंने एडवांटेजेस लिखी. मैंने उसके बाद व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स, हाउ इट ऑपरेट्स, ये हम कर चुके हैं. बेटे क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड. बेटे मैंने स्लाइड्स भी लिखवाई, मैंने एक्सप्लेन भी किया, मैंने एग्जांपल्स भी बताए, और बेटे मैंने आपको अपनी बुक में एक आंसर भी दिया. बेटे ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड्स मे फेस द फॉलोइंग रिस्क्स लीडिंग टू नॉन सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, losing focus on the securities of the key segments, too much concentration on blue chip securities, necessity to effect high turnover through liquidation of portfolio, poor planning of investment returns, unresearched
बेटे जो मैंने बताया आपको लिख भी दिया है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस, कॉस्ट और रिस्क इंपॉर्टेंट है, करके जाने हैं, करके जाने हैं, करके जाने हैं, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है।